स्थिर वैद्युत के बारे में अपन पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो पहले लेक्चर में हमने घर्षण विद्युत और आवेश के बारे में और इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत वगैरह के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। आप लोग चाहे तो पहला लेक्चर देख सकते हैं। अभी लेक्चर दूसरा चालू हो रहा है। इसमें अपन घर्षण की विधियाँ और आवेश का क्वांटीकरण, कूलॉम्स लॉ वगैरह वगैरह सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब लेक्चर दूसरे में अपन को पढ़ना है। कल अपन पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैसे निकलते हैं, कैसे उनका सब चीज़ होती है, कैसे पदार्थ में परमाणु से मिलकर बना है, ये सब सारी डिटेल जानकारी अपन ने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की में। अब अपन को पढ़ना है पदार्थ की प्रगति। पदार्थ की प्रगति, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रगति। पदार्थ की प्रगति का मतलब ये है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। विद्युतीय गुण के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युतीय गुण के अनुसार पदार्थ 3 प्रकार के ही होते हैं। या तो उसमें से विद्युत चलेगी, या तो विद्युत नहीं चलेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी स्थिति में चले, किसी स्थिति में ना चले। तो इसके लिए जो पदार्थ की प्रगति होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है चालक, तो जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ, अब जो विद्युत जो चलती है वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से चलती है। इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा निकलेंगे, ठीक है, उतना अच्छा एक कंडक्टर, उतना अच्छा चालक पदार्थ होगा। तो चालक पदार्थ की प्रॉपर्टी क्या होगी। चालक पदार्थ की प्रॉपर्टी ये होगी कि वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि जैसे कि ये है अपना पदार्थ, किसी भी पदार्थ का ये है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिनमें बल बहुत कम लग रहा है, जिनमें बल बहुत कम लग रहा है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये आसानी से निकल सके। जितनी आसानी से निकलेंगे उतना अच्छी तरीके से उसमें विद्युत हर चीज फ्लो, इसे अपन कहते हैं चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ में पहला पॉइंट आएगा ऐसे पदार्थ, चालक पदार्थ, चालक पदार्थ इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अत्यधिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अत्यधिक होगी तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये विद्युत के चालक होंगे। तो दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा, ये विद्युत के चालक, विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। ये विद्युत को प्रवाहित होने देते। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि कोई चालक पदार्थ है, जैसे कि सपोज दैट करो ये चालक गोला है, ये धात्विक गोला है, ये चालक पदार्थ है, ये चालक पदार्थ है, या इसको कह सकते हैं धात्विक गोला है, धात्विक गोला। जो ये धात्विक गोला है, इसको अपन ने कहीं से आवेश दिया, माना इसको अपन ने क्यू आवेश दिया। जब अपन इसको क्यू आवेश देंगे तो चालक की प्रॉपर्टी होती है कि उसको जब आवेशित किया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो वो उसकी सतह पर या पृष्ठ पर सारा आवेश चला जाता है। ये धात्विक गोला के अंदर नहीं आएगा, अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। तो अपन इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे चालक की प्रॉपर्टी में, चालक को आवेशित
आवेशित करने पर आवेश पृष्ठ पर चला जाता है। तो चालक पदार्थ की ये प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अत्यधिक होती है, ये विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, और यदि इसको कोई भी आवेश दिया जाएगा तो ये पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा समान रूप से, गोले के अंदर नहीं जाएगा। तो चलिए, तो अपन ऐसे पदार्थ जस्ट चालक के अपोजिट होते हैं, कुचालक पदार्थ। चालक पदार्थों के उदाहरण में, जैसे चालक पदार्थों के उदाहरण नहीं पढ़ पाए, चालक पदार्थों के उदाहरण जैसे धातु, सोना, चांदी और लोहा, पीतल, ठीक है, एक्सेट्रा। अब अपन को पढ़ना है कुचालक। कुचालक मतलब इनमें धारा का फ्लो नहीं होता है, इनमें धारा का फ्लो नहीं होता है। मतलब इनमें जो धारा का फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, धारा का फ्लो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बहुत ही कम है, यानी नगण्य के बराबर है। तो इसमें जो पहला पॉइंट आएगा, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। दूसरा पॉइंट इसमें आएगा, जब इनमें मिलते इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो मिलते इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, जो मिलते इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं तो इनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ये दूसरा पॉइंट इसमें है। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तीसरा पॉइंट इसमें आएगा, यदि कुचालक पदार्थ को कहीं से अपन आवेश दें, जैसे माना अपन ने क्यू आवेश दिया, तो ये उसी पॉइंट पे रह जाएगा क्यू आवेश, ये संपूर्ण सतह पर वितरित नहीं होगा, ठीक है। तो कुचालक, इसका तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा, कुचालक पदार्थ को आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश बिंदु पर निहित हो जाता है। उदाहरण चौथा आ जाएगा, उदाहरण लकड़ी, प्लास्टिक, ईटी। ये तो थे कुचालक पदार्थ, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कवड़, ठीक है, इत्यादि सारे जितनी भी चीजें हैं वो कुचालक पदार्थ आते हैं। और कुचालक पदार्थ की प्रॉपर्टी बनने समझ ली, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे नहीं तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसलिए इसमें दूसरा पॉइंट हो जाता है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब अपन ने चालक में जाना था, यदि उसमें अपन ने आवेश थोड़ा सा भी दे दिया तो वो आवेश पूरी सतह पर वितरित हो जाता है, पूरी सतह पर चला जाता है। लेकिन कुचालक में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। कुचालक में क्या होता है, कुचालक में पदार्थ को आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश, जैसे अपन ने उसको क्यू आवेश दिया, वो उसी पॉइंट पे, जिस आवेश पे अपन जिस पॉइंट पे देंगे उसी पॉइंट पे रह जाएगा, वो वितरित नहीं होगा। ये पूरी इसके उदाहरण लकड़ी, प्लास्टिक आदि होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है अर्धचालक, जैसे कि नाम से उत्पन्न हो रहा अर्धचालक, आधा चालक, मतलब इसमें अपन धारा का प्रवाह कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, जैसे अर्धचालक में, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अर्धचालक में क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, पर्टिकुलर ताप होता है, ठीक है। जिस ताप को अपन जब उसमें देते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो फ्लो होने लगते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसमें इसकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है, इसमें
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम होती है। मतलब जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या ना तो बिल्कुल बहुत ज्यादा है जैसे कि चालक में होती है, ना बिल्कुल कम जैसे कि कुचालक में होती है। ठीक है, मतलब इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बीच के बीच है, ना तो कुचालक की प्रॉपर्टी के बराबर है, ना ही चालक की प्रॉपर्टी के बराबर है। जब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच के बीच है, ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन ऐसी बनती है। अब इसमें सर आप कहोगे कि धारा कैसे प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होने के लिए इसमें एक कंडीशन होती है, कम ताप पर धारा प्रवाहित नहीं होती, कम ताप पर धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन वहीं इसको यदि उच्च ताप दे दिए, उच्च ताप पर क्या होगा, जो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो है, तो ताप देने पर ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होगा तो स्वाभाविक सी बात धारा प्रवाहित होगी। तो उच्च ताप धारा प्रवाहित होती है, उच्च ताप पर धारा प्रवाहित होती है। और इसका उदाहरण सिलिकॉन, एसआई, जर्मेनियम, जीई, तो ये थी अपने पास तीन प्रॉपर्टी पदार्थ की प्रॉपर्टी। अब अपन को पढ़ना है कि पदार्थ को आवेशित कैसे किया जाता है, आवेशन की प्रगति क्या है। अभी तो अपन ने पढ़ा है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अब इनको आवेशित कैसे किया जाता है, किस किस विधि से अपन आवेशित कर सकते हैं पदार्थ को, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। अब अपन को पढ़ना है आवेशन की विधि। आवेशन मतलब आवेशित, पदार्थ को आवेशित कैसे किया जा सकता है, पदार्थ में कोई भी आवेश कैसे आवेशित किया जा सकता है, कैसे उससे इलेक्ट्रॉन खींचे जा सकते हैं, कैसे उसको इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं। आवेशन का मतलब ही यही है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन को देना। जैसे कि अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत कि अपन किसी भी चीज़ को आवेशित करने के लिए आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसी प्रकार से वो आवेशित हो जाती है। अब अपन पढ़ना आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ कितनी है, तो आवेशन की विधियाँ दो। सबसे पहली विधि होती है जो वो होती है, सबसे पहली विधि चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। आवेशन की दो विधियां हैं, एक चालन द्वारा, एक प्रेरण द्वारा। अब अपन को इन दो विधियों को समझना है, चालन द्वारा क्या होता है, प्रेरण द्वारा क्या होता है। माना ये कोई धात्विक गोला है, ये कोई गोला है और इसको अपन को आवेशित करना है। ये कोई गोला है और इसको अपन को आवेशित करना है, और वो भी चालन विधि द्वारा आवेशित करना है। तो चालन विधि में आवेशित करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी एक आवेशित वस्तु, कोई भी आवेशित वस्तु को इससे स्पर्श कराते हैं। क्या कराते हैं, स्पर्श कराते हैं। माना अपन ने एक कांच की छड़ है, उस पर पॉजिटिव चार्ज रगड़ के लाए रेशम से और इसके पास ले आए। जब अपन इसके पास ले आएंगे तो अपन देखेंगे कि इसका कुछ आवेश, कुछ पॉजिटिव चार्ज इस गोले पे आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन इसको अलग अलग कर देंगे दोनों। तो अपन देखेंगे कि हम देखेंगे कि जो
इस पे पॉजिटिव चार्ज है उसका कुछ भाग इस वस्तु में चला जाएगा, इस वस्तु में चला जाएगा। अब ये कब तक जाएगा? ये तब तक जाएगा कि जैसे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसमें ये एक अपनी नॉर्मल थी, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन से कब तक खींचेगा? जब तक खींचेगा जब तक कि जितनी इसमें कमी ना हो जाए जितनी इसकी कमी। जब इसकी कमी और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी बराबर हो जाएगी, जब इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की कमी बराबर हो जाएगी तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे पाएगा ना नहीं, इसके बाद यदि इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ ज्यादा कमी आ जाएगी तो ये इससे खींचने लगेगा, तो रिवर्स प्रक्रिया चलने लगेगी। तो एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों में इलेक्ट्रॉनों की कमी बराबर हो जाती है। जब बराबर हो जाती है तो उस स्थिति में चालन हो जाता है। जब उस स्थिति में चालन हो जाता है तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये इसलिए अपन कहते हैं ये तब तक आएगा क्योंकि इसमें जितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो इससे पूरी करेगी, और इससे जितनी पूरी कर लेगी, ठीक है, उतना यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए अपन कहते हैं कि इसमें जितनी कमी होगी पॉजिटिव चार्ज की उतनी ही इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये है चालन द्वारा कंडक्टर। अब इसमें जो भी थ्योरी आप लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। थ्योरी में अपन क्या लिखेंगे? चालन में किसी भी आवेशित वस्तु को किसी दूसरी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराने पर अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। और दूसरा पॉइंट इसका ये होगा कि आवेशित वस्तु से में आई आवेश की कमी, ठीक है, दूसरी अनावेशित वस्तु में आए आवेश के बराबर होती है, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं प्रेरण द्वारा। इसमें क्या किया? इसमें अपन ने इसको टच करा दिया। प्रेरण में क्या होता है? प्रेरण में अपन टच नहीं कराते। ये वस्तु है जिसको अपन को आवेशित करना है या अनावेशित है। इसके दूर एक अपन कांच की छड़ लेंगे पॉजिटिव चार्ज से, ठीक। जब अपन इसके पास ले जाएंगे तो ये क्या है, इसको स्पर्श नहीं कराना है। जब स्पर्श नहीं कराएंगे तो इसमें क्या होगा, ये इस तरफ के इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेंगे। मतलब कि जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ के हैं, ये इसको खींचने की क्या करेगा? कोशिश करेगा, ठीक है। जब ये खींचने की कोशिश करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं, जो ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल निकलने की कंडीशन पे सतह पे आ जाएंगे, और वो निकलने की कोशिश करें तो इस तरफ जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, या यूं कह सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचने की तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ अधिकता हो जाएगी, यहाँ कमी हो जाएगी, और जहाँ कमी हो जाएगी वहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, वहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ बैलेंस बराबर है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले, इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर है, इसलिए इसका संतुलन है। यहाँ कमी है, यहाँ माना 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बराबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ इस पूरे में जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक दूसरे की तरह शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ के वहाँ के यहाँ आ गए, बाकी और कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, अब अपन को तो इसको आवेशित करना था, लेकिन आवेशित थोड़ा हुई है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, लेकिन है तो वो एक ही जगह, कैसे अपन मानेंगे आवेशित? तो अपन क्या करते हैं, इसकी अर्थिंग कर देते हैं। जब इसकी अपन इस छोर से अर्थिंग करते हैं तो जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज चला जाता है, और जब नेगेटिव चार्ज चला जाएगा तो ये जो गोला है इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सतत रूप से वितरित हो जाएगा। जब ये सतत रूप से वितरित हो जाएगा तो ये देख रहे हैं आप, पॉजिटिव प्रेरण द्वारा ये धातु, ये गोला क्या हुआ, आवेशित हो गया।
इसे ही अपन कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेश। अब इसमें अपन थ्योरी कैसे लिखेंगे? किसी भी आवेशित वस्तु को किसी भी अनावेशित वस्तु के बिना स्पर्श कराए उसके पास लाते हैं, जिससे उसके एक सिरे पर उसके विपरीत आवेश और दूसरे सिरे पर उसके समान आवेश उत्पन्न हो जाते हैं तथा इसकी अर्थिंग करके अपन उस वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं अपन प्रेरण। तो आई होप ये दोनों चीज़ें अपन को समझ में आ गई हो, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। क्योंकि अब अपन को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है आवेश के बारे में, आवेश की जानकारी लेनी है, आवेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, आगे चल के अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा काम होने वाले हैं। चलो तो अपन आवेश के संबंध में तथ्य। अब आवेश के संबंध में तथ्य अपन को जानना है। तो आवेश के संबंध में सबसे पहला ये होता है, किसी भी चालक को अपन आवेशित करते हैं तो जो आवेश होता है चालक की सतह पर जाता है, चालक के अंदर नहीं जाता है। तो पहला, जैसे कि ये खोखला कोई चालक है, खोखला धातु गोला है, यदि अपन को इसको कोई आवेश देंगे तो इसमें आवेश इसकी सतह पर वितरित हो जाएगा, इसकी सतह पर विस्तृत हो जाएगा और इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। यहाँ Q बराबर 0, मतलब चालक को आवेशित करने पर आवेश उसकी सतह पर वितरित हो जाता है, उसके अंदर नहीं जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे चल के बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के जब अपन बड़ी बड़ी डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ ये सिद्धांत लेंगे, खोखले गोलों द्वारा किसी r दूरी पर स्थित किसी पिंड में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वगैरह वगैरह, उन सब चीज़ों के लिए अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो आवेश के संबंध में जो पहला पॉइंट है, किसी भी चालक को आवेशित करने पर आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब आवेश के संबंध में हम दूसरा तथ्य प्रदर्शित करें। आवेश एक अदिश राशि है। जो आवेश है, आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? आवेश इसलिए अदिश राशि है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, आप दे रहे हो वितरित हो जा रहा है, ठीक है, आप नहीं दे रहे हो नहीं वितरित हो जा रहा है। ये नहीं है कि अपन इस दिशा में दे रहे हैं, यदि अपन ने आवेश को इस दिशा में दिया तो इसी दिशा में वितरित हो। ठीक है, क्योंकि सदिश राशि का मतलब ये होता है कि उसको एक डायरेक्शन, एक दिशा की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं है। आपने वितरित किया, हो सकता है पूरे में चले या हो सकता है इसी पॉइंट पे। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि और योज्य राशि। और जब आवेश राशि है तो इसका जो योग होगा वो साधारण तौर पे होगा, जैसा अपन नॉर्मल जोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए अपन कहते हैं आवेश एक अदिश राशि है, एक योज्य राशि। योज्य राशि मतलब साधारण, जैसे कि मैंने कहा कोई निकाय है, ये कोई निकाय है। ठीक है, इसको मैंने पहले Q आवेश दिया, फिर +4Q आवेश दिया, फिर -3Q आवेश दिया। ठीक है, तो मैं पूछूंगा कि इस निकाय पे आवेश कितना है टोटल। तो टोटल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, Q + 4Q - 3Q उसके चिन्ह के साथ लिख देना है, जो भी चिन्ह लगे हैं। यदि आपने प्लस आवेश दिया है तो प्लस, माइनस दिया है तो माइनस। तो 4 और 1 5, 5 में से 3 में 2Q आवेश। तो ऐसे किसी भी ये एक राशि आवेश, इसको योग इसका विपरीत चिन्ह करते हैं। यदि पॉजिटिव चार्ज देंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देंगे तो नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ इसको लिखेंगे और लिखने के बाद इसका साधारण जोड़ घटाना करके इसका अपन योग टोटल निकाल सकते हैं। टोटल निकाल सकते हैं। तो इसलिए अपन कहते हैं आवेश एक अदिश राशि है और एक योज्य राशि है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है इसकी मात्रक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अपन पढ़ते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम।
और जो कूलाम मात्रक होता है वो एक कई पद्धति होती है, जैसे CGS पद्धति, SI पद्धति। इस पद्धति के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो जो SI पद्धति है इसमें इसका मात्रक होता है कूलाम, और CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है ESU। CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? ESU और कूलाम होता है। अब आप कहेंगे सर इनमें रिलेशन क्या है? तो इनमें रिलेशन कुछ नहीं है, एक कूलाम में, और कूलाम का जो चिन्ह होता है वो होता है C। तो एक कूलाम में 2.99 गुणा 10⁹ ESU होते हैं। यदि आप इसी के पहले कहा 10 कूलाम आधार एग्जाम्पल 10 कूलाम आवेश, 10 कूलाम आवेश को ESU में बदलो, तो यदि 10 कूलाम को अपन को बदलना है तो एक कूलाम में अपन को पता है कितना होता है 2.99 गुणा 10⁹ ES। जब एक कूलाम में तो 10 कूलाम में क्या होगा, इसमें 10 का गुणा हो जाएगा, तो सीधा सीधा आ जाएगा 29.9 गुणा 10⁹ ES। ये हो गया ESU, मात्रक हो गया। अब मात्रक के बाद अब अपन को इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, वो है इसका विमीय सूत्र। अब इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? तो विमीय सूत्र जो क्या होता है, विमीय सूत्र जो इसका होता है, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? अब विमीय सूत्र निकालने के लिए अपन को एक धारा का सूत्र पता है। धारा बराबर करके होता है del Q by del T। धारा की जो परिभाषा होती है, धारा की परिभाषा ये होती है I विद्युत धारा, करंट। ठीक, करंट की परिभाषा ये होती है कि किसी आवेश को किसी समय तक प्रवाहित किया जाए तो उसकी दर को धारा कहते हैं। मतलब आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब आवेश प्रवाह, जो भी आवेश प्रवाहित हो गया, मान लीजिए कि 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो जो आवेश प्रवाहित होगा वो आवेश ही होगा, तो इसका जो मात्रक Q ही होगा। और टी को अपन सेकंड में लिखेंगे तो ये क्या में आ जाएगा? T में आ जाएगा, ठीक है। और अपन को पता है कि इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो यहां से अपन इसका त्रियक गुणा कर देंगे। जब अपन इसका त्रियक गुणा करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा Q बराबर करके आ जाएगा 80। Q बराबर 80। तो यहां से अपन इसकी विमीय सूत्र अपन को पता चलेगा Q बराबर करके A/T, मतलब एम्पियर। ये होती है इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र पता चल लिया। अब अपन आते हैं अपने इसी पर। अब अपन जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में कई बार आपको देखने को मिलेगा एक शब्द जिसका नाम होता है माइक्रो। इसको इस साइन से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं माइक्रो कूलम, माइक्रोमीटर। तो जो माइक्रो है, माइक्रो का अर्थ होता है 10⁻⁶। 10⁻⁶। मतलब कहीं भी माइक्रो कूलम लिखा है तो उसमें बिल्कुल कुछ नहीं देखना है, सीधे 10⁻⁶ लगा देना है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज होती है, दूसरी आप देखोगे कि एक आता है नैनो। देखोगे आप नैनो कूलम आता है। नैनो कूलम को n से डिनोटेट करते हैं और इसका मतलब होता है 10⁻⁹। और तीसरा शब्द आप देखोगे जो बहुत ही रेयर आता है वो है पीको। इसे पी से डिनोटेट करते हैं और इसका मतलब होता है 10⁻⁻। ठीक है, यह बहुत ही
अच्छी तरीके से पढ़ना है और इन्हें याद रखना है, क्योंकि जो आने वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन में इनका बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यूज हो। आवेश जो है, आवेश वेग पर डिपेंड नहीं करता है, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये गोला है, ठीक है, तो यदि इसमें क्यू आवेश हो, इसको अपन v वेग से चलाएं, कौन सा वेग से, v वेग से चला, तो ऐसा नहीं है कि इसका क्यू आवेश 4q हो जाए, इसका जो आवेश q है वो q ही रहेगा, मतलब वेग से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये अपनी आवेश की संपूर्ण जानकारी हो गई। सबसे पहली जानकारी ये थी कि धात्विक गोला में यदि अपना आवेश को व्यतीत करेंगे तो वो समान रूप से उसके पृष्ठ पर व्यतीत होता है। आवेश एक सदिश राशि है, ठीक है, ये योज गुणन है। योज गुणन का मतलब अपन को चिन्ह के साथ जोड़ना है। इसका मात्रक कूलाम होता है, एसआई पद्धति में कूलाम होता है, सीजीएस पद्धति में इसका ईएसयू होता है। और आवेश ईसु में इसको कन्वर्ट करने के लिए बताया था, माइक्रो कूलम में 10 की पावर -6 होती है, नैनो में 10 की पावर 9, पीको में 10 की पावर। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। बी में सूत्र अपने बताया था कि धारा का सूत्र होता है dq/dt, q/t, a/t, तो यहाँ से q बराबर at आ जाएगा, तो इसी का एक सूत्र हो गया at। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत का मतलब ये है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जाता है। किसी भी एक निकाय में, किसी भी निकाय में, किसी भी निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट। रूपांतर मतलब किसी भी निकाय में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ रूपांतरित किया जाता है। इसको एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कि एक निकाय, ठीक है। अब आपको ये लाइन तो समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आपने देखा है कि कांच की छड़ को रेशम, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको सर, तो आवेश संरक्षण करने में कहाँ हुआ? आपने तो कहा था कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता, नष्ट तो उत्पन्न हो गया। लेकिन आपको इसकी यदि पहली कंडीशन में देखा जाए तो पहली कंडीशन में ना इस पर कोई आवेश था, ना इस पर कोई आवेश था, मतलब आवेश था Q बराबर 0, प्रारंभिक स्थिति यही थी। अब आप कह रहे सर आवेश उत्पन्न हो गया, लेकिन जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज आया रेशम में उतना ही नेगेटिव चार्ज आया। तो इस चीज को अपन बड़ी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक की सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि क्यों इसमें नेगेटिव चार्ज आया, इसमें क्यों पॉजिटिव चार्ज। तो यदि इसमें Q डैश पॉजिटिव चार्ज आया और इसमें Q डैश नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, तो अब इस स्थिति में अपन देखते हैं कि इस पे आवेश क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे Q नेट बराबर करके +Q -Q बराबर करके 0। तो आप बताइए पहले भी Q 0 था, बाद में भी Q 0 है ना, तो मतलब ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता, ना ही आवेश को नष्ट। इसी आवेश संरक्षण नियम कहते थे। निकाय के पहले भी 0 था, बाद में भी 0। तो देखो कोई चेंज आया, निकाय में जितना आवेश है उतना पहले था उतना अभी था, बस इसका रूपांतर निर्भर हुआ है कि हाँ इसको कुछ यहाँ आ गया, कुछ यहाँ आ गया। बाकी जो नेट था वो पहले भी 0 था, बाद में भी 0। दोनों स्थिति पे अपन ने विचार कर लिया। अब पढ़ना है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब ये होता है कि क्वांटीकरण मतलब किसी निश्चित, ठीक है, एक निश्चित मान का गुणज होना, ठीक, उसे कहते हैं क्वांटीकरण। मतलब इस पूरी ही पृथ्वी या पूरे ही होल वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी आवेश है वो एक किसी न्यूनतम चीज का पूर्ण गुणज है, मतलब किसी न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज है। और प्रयोगों द्वारा ये पाया गया, जब प्रयोग किए गए तो वैज्ञानिकों ने बहुत सी रिसर्च की। रिसर्च में ये पाया कि
जो आवेश है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है। मतलब पूर्ण गुणज का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे आपसे कहूँ ये मार्कर है, मार्कर की पूर्ण गुणज के बराबर आवेश है, तो ये मार्कर का 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना हो सकता है। लेकिन आपको इस मार्कर का आधा गुना हो जाए, आधा गुना नहीं होगा। 1/2, 1.2 गुना हो जाए, नहीं होगा। 2.2 गुना हो जाए, नहीं होगा। मतलब इसका पूर्ण गुणज रहेगा। ठीक, तो एक इसके लिए अपन कह सकते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण का मतलब ये होता है आवेश सदैव किसी न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होता है। न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होता है। मतलब Q बराबर प्लस माइनस एन, Q बराबर प्लस माइनस एन। मतलब सर आपको प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि चार्ज जो है Q वो तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो आपको भी सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन के मान पर, जो इसका चार्ज का मान है उस पर डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.66 गुणा 10 की पावर -19 मतलब ये इसका चार्ज है। तो इस पे ये पूर्ण गुणज होता है। यदि पॉजिटिव चार्ज है कहीं तो वो इसके मान के पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब जो n है, n का मान कितना हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इंफिनिटी हो सकता है। मतलब n का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 110 होगा, 120 होगा। मतलब पूर्ण रूप से होगा। n का मान -1.5, 1.6 ये नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन समझते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, Q बराबर प्लस माइनस एन। ठीक है, अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझ आ देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, कौन सा आवेश संभव है? पहला +4e, दूसरा 4.2e नेगेटिव, तीसरा √3e, चौथा 2 सही 1/2e माइनस। ये देखो, ये 3 आवेश दिए गए, तो इनमें से कौन सा आवेश संभव है? तो ये देखो 4.2e, ये इसमें n का मान क्या 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है n प्लस में, लेकिन यहाँ 4.2 है जो कि इसमें मान नहीं हो सकता क्योंकि पूर्ण गुणज है। पूर्ण गुणज में हमेशा 4.2 तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। और ये √3 ये परिमेय संख्या, ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये सही है, यानी +4e ये पूर्ण गुणज है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर है, इसलिए तो ये है इस फार्मूले का मतलब ये कि हमेशा जो आवेश होता है वो पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अब अपन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है अपना आवेश का क्वांटीकरण। इसके बाद अपन सीधा कूलम्ब्स लॉ पर आएंगे, और कूलम्ब्स लॉ को खत्म करते हुए ये रहा पहला क्वेश्चन। एक चालक पर 1.6 कूलम्ब ऋण आवेश है, उस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? आप देखो, इसको समझो बात को कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि ये कोई परमाणु, ये एक चालक है, ठीक है। अब इसको ऋण आवेश कैसे दिया गया? ऋण आवेश इसको घर्षण द्वारा या घर्षण किसी भी युक्ति द्वारा इसमें क्या दिया गया? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, क्वांटम सिद्धांत में अपन पढ़ चुके हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाई गई। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिए गए, जब इसमें इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए? 1.6 कूलम्ब के बराबर दिए गए हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। तब तो इस पर ऋण आवेश आए, क्योंकि जो प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन है,
किसी भी पदार्थ में, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगी तो इसमें ऋण चार्ज आ जाएगा। ये कब तक बढ़ी? 1.6 कूलम ऋण आवेश। मतलब एक चालक को इतना आवेश दिया गया, जब इतना आवेश दिया गया मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके बराबर बढ़ाएगी। अब सर आप पूछोगे कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इनके द्वारा कितना आवेश क्रिएट हुआ? 1.6। ठीक, अब आपको पता है कि जो कोई भी आवेश है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो यदि ये -1.6 कूलम आवेश है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होगा, n होगा। ये अपन यहां से जानते हैं Q बराबर n। ठीक, अब ये जो ऋण आवेश है तो ऋण 1.6 कूलम बराबर n, और E का मान होता है -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 1.6 से 1.6 कट जाएगा, n बराबर करके आ जाएगा 1/10 की पावर -19, और ये 1/10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर 19 हो जाएगा। तो n बराबर करके आ जाएगा 10 की पावर 19। मतलब किसी बाहरी सोर्स से इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए? 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस चालक पर डाले गए, तब इस पे जाकर -1.6 कूलम ऋण आवेश आया है। ये तो अपन ने समझ लिया कि आया है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, एक चालक पे 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, चालक के आवेश की गणना कीजिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब कि ये कोई चालक पदार्थ, ठीक है, ये चालक पदार्थ है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 5 इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए। जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएंगे तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? कितना चार्ज आएगा? जितना इससे चार्ज निकाला गया है उतना ही इस पे आएगा, क्योंकि आवेश संरक्षण के नियम में अपन ने पढ़ा है कि अपन कहीं किसी आवेश को निकालेंगे, क्योंकि इसके 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ निकाला गया, 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब दूसरी वस्तु में निकाला गया तो यहाँ उसका अपोजिट चार्ज यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम ही कहता है। जब आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो फिर माइनस प्लस, यदि माइनस चार्ज आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। और हमें पता है कि Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है, Q बराबर करके आ जाएगा प्लस माइनस एन ही। और इसमें जो आवेश आएगा वो कौन सा आएगा? प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा हम बता दिया है, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। एन कितना हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। 16 पंच 80, 8 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ये कौन से चार्ज के साथ आएगा? प्लस पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो इस चालक पर ये आवेश आएगा। क्वेश्चन, हीलियम नाभिक के पर आवेश की गणना कीजिए। अब हीलियम नाभिक पे अपन को गणना करना है, तो नाभिक का मतलब क्या होता है? हीलियम जो है, हीलियम के केंद्र में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब नाभिक का मतलब ये हो गया कि यदि इसमें 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन नाभिक का मतलब ये है कि इसका सिर्फ नाभिक भर बचा है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको निकाल के फेंक दिया गया। जब इन 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल के फेंक दिया जाएगा तो इसमें जो आवेश आएगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आवेश संरक्षण नियम के अनुसार यदि 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर गए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा। तो इसलिए अपन इसको जो हीलियम नाभिक है, हीलियम नाभिक को कैसे लिखते हैं? 2 पॉजिटिव। ये है हीलियम नाभिक का चिन्ह कि इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसके कारण आया? प्रोटॉन के कारण आ गया। अब सर प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें आवेश आएगा। तो
क्यू बराबर करके आ जाएगा प्लस माइनस एन, और यहाँ से अपन क्यू बराबर करके लिखेंगे प्लस, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्यू बराबर 16 16 गुना 32, 3.2 गुना 10 की पावर, इस पे इतना कूलम आ जाएगा। तो ये कोई चीज़ यदि समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हीलियम के बाद ये हो गया, तो ये सब केमिस्ट्री में पढ़ने वाली चीज़ है, और ये मैंने बता दिया आपको कि क्यों इसको पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों ये कूलम का नियम। कूलम का नियम अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल, बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कूलम के नियम को अपन कल पढ़ेंगे, और उसके लिए बहुत ही इसको अपन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि कूलम्स लॉ पूरे इस चैप्टर की जड़ है। एक कूलम लॉ ही एक ऐसा लॉ है जो पूरी स्थिर भौतिकी को इर्द गिर्द घुमाता है। तो इसको बहुत ही डिटेल में अपन को पढ़ना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ही डिटेल में लगाने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके लगाएंगे। ठीक है, तो नो डाउट बने रहें आप, और चैनल पे भी आपको अच्छा लगे वैसे ही पढ़ते रहें, कोई दिक्कत हो। मैं यहाँ पूरी सीरीज आपको डालूंगा, पूरी जो फिजिक्स 12th की पूरी 10 यूनिट है, 10 यूनिट से रिलेटेड सारी चीज़ विद क्वेश्चन, ठीक है, विद थ्योरी, हर चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। थैंक यू, और आपका स्वागत है अगली बार फिर DKS क्लासेस।